वो गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड थी, उसको क्वेश्चन नंबर आ गया। हाँ ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरी गिब्स नोट्स की सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो पढ़ेंगे। तो देखो इसमें हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एनर्जी ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, कैपिटल ए से। और थर्मोडायनामिक्स के जो चार इक्वेशन बताई थी इसमें से एक इक्वेशन इसमें भी चेंज की समीकरण थी, डीए क्या थी वो, माइनस में एच डी थी और माइनस में वी, ये वाली थी। इसको हम समीकरण नंबर एक मानते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज होता है, ये सॉरी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में जो चेंज होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इसमें चेंज लिख रखा है, और प्रेशर में डिपेंड करेगा, प्रेशर में चेंज लिख रखा है। यानी कि समीकरण नंबर एक से हम ये समझ सकते हैं कि हेल्महोल्ट्ज एनर्जी टेम्परेचर और प्रेशर का क्या होती है, फंक्शन होती है। तो ये लिखो, इसके नीचे लिखो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये जो भी लाइन बोली है उसको हम इक्वेशन के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसे हम समीकरण नंबर 2 का क्या करना है, इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएट करना है। अब कर करेंगे इसका, ठीक है। तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2, ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो ये लिखा जाएगा डी ए इज इक्वल टू, एक बार टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे तब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, एक बार इसमें जो चेंज है वो प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, उस टाइम हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा डेल टी अपॉन में डेल टी। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम प्रेशर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। प्लस में सेकंड वाली स्टेप में हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 2 का जब डिफरेंशिएशन किया तो हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुई। अब ये दिख रहा है हमें कि समीकरण नंबर जो 1 है वो भी ये के इक्वल में है, यानी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में चेंज को बता रही है। समीकरण नंबर 3 है वो भी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में चेंज को बता रही है। अब इसके अंदर देखें तो इसमें भी dt है, ठीक है। यहाँ जो dt है मतलब ये दोनों आपस में इक्वल बराबर से इस साइड वाली इक्वेशन इक्वल रहेगी। तो यहाँ dt के साथ जो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जो dt के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल रहेगा। इधर vdp है तो इधर जो dp के साथ मल्टीप्लाई में है वो इधर जो dp के साथ मल्टीप्लाई में उससे इक्वल रहेगा। तो हमें समीकरण नंबर 1 और 3 की कंपैरिजन करनी है। लिखें ऑन कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। उससे पहले दो इक्वेशन लेंगे। पहले इक्वेशन में मिल रही है डेल ए अपॉन में डेल टी प्रेशर के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू, और इसमें मिल रहा है माइनस का इक्वेशन नंबर 4, और अगली इक्वेशन बनेगी डेल ए अपॉन में डेल टी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये इक्वल होगा माइनस में ए। पीछे जो हमने हेल्महोल्ट्ज वाली जो फर्स्ट पढ़ी थी इक्वेशन उसमें भी ऐसे ही कंपैरिजन करी थी, लेकिन उसमें यहाँ माइनस है शायद, यहाँ पे प्लस में पी आया, इसमें दोनों में माइनस आया। तो इक्वेशन नंबर 4 से क्या क्लियर होगा, इक्वेशन नंबर 4 से बीच में वो डेल्टा पी होगा ना, हाँ। अब देखें इसमें पी होगा। अब इस वाले इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर में ये वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव आएगी, कितनी आ सकती है, ये भी नेगेटिव आएगी। इसका मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तभी ये वैल्यू माइनस में आएगी। और इक्वेशन नंबर 5 से भी हम इसी प्रकार से रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी
जब हम इक्वेशन नंबर ये जो पांचवी है इसमें हम क्या लिखेंगे कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो भी हेल्प और एनर्जी इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज होगी। तो हम प्रेशर कांस्टेंट रखें चाहे टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, प्रेशर टेम्परेचर किसी को भी बढ़ा लें, हेल्प और एनर्जी हमेशा क्या होगी, कम होगी। और वैसे जो हेल्प और एनर्जी होती है वो जो किया गया कार्य होता है उसमें कमी के बराबर ही होती है। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 और 5 से जो आपको कंक्लूजन मिला है वो लीजिए आप कि एज कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हेल्प एनर्जी डिक्रीज, और नीचे वाले में भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो भी हेल्प और एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। दोनों लिखिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि कल वाले की तरह पढ़ेंगे कि जो आपकी हेल्प और एनर्जी उसकी डेफिनेशन से इसकी जो परिभाषा है निकल के इसकी डेफिनेशन को होती है A इक्वल टू U माइनस टी एस। कल गिब्स की एनर्जी में भी लिखा था ये है U माइनस टी एस। ये A इसमें हेल्प और एनर्जी है, ये इसमें इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, टेम्परेचर है और S क्या है, एंट्रोपी है। ठीक है, तो अपन इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे। अब हमें नीचे लिखना है इसमें चेंज इन हेल्प और एनर्जी, चेंज इन हेल्प और एनर्जी। तो इसमें जब चेंज होगा तो डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस में, यहाँ से देखो अब T तो कांस्टेंट है, इसमें T कांस्टेंट होगा तो वो जो S डेल्टा T वाला स्टेप पर 0 हो जाएगा, उसमें क्या बनेगा T डेल्टा समीकरण नंबर 7। फिर हम एक निकाय को देखेंगे इसके अंदर, चेंज इन हेल्प और एनर्जी, और यहाँ पे अपना एज कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो डेल्टा T इक्वल टू 0, डेल्टा T इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम ये मानेंगे कोई भी एक निकाय है उसकी हेल्प और एनर्जी है वो A1 है इनिशियल स्टेट में, उस टाइम उसका प्रेशर P1 है, उस टाइम उसका वॉल्यूम V1 है और उसकी एंट्रोपी S है। तो ये निकाय यहाँ पे अपनी इनिशियल स्टेट में, इनिशियल स्टेट यानी कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। उसके बाद में इसमें कुछ चेंज किया गया, वो जो चेंज किया गया उसमें क्या गया है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्थिर ताप के ऊपर, तो यहाँ पे टेम्परेचर T ही रहेगा और यहाँ पे टेम्परेचर T ही रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब ये निकाय अपनी सिस्टम है वो अपने फाइनल स्टेट में आ गया। तो फाइनल स्टेट में आते ही इसकी हेल्प और एनर्जी चेंज होकर के A2 बन गई, प्रेशर इसका P2 हो गया, वॉल्यूम इसका V2 हो गया और एंट्रोपी इसकी H2 आ गई। यानी कि यहाँ पे निकाय है सिस्टम है वो अपनी फाइनल स्टेट में अंतिम अवस्था में आ गया है। हो गया ना। अब हम देखेंगे इसकी जो हेल्प और एनर्जी में जो चेंज आया है उसको हम A2 माइनस A1 इनिशियल, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। ऐसे ही एंट्रोपी में चेंज होगा उसको भी हम फाइनल स्टेट की एंट्रोपी माइनस में इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी से हो गया ना। अब हम इक्वेशन नंबर 7 है इस यहाँ से देखना है, तो इक्वेशन नंबर जो 4 है ना उसमें थोड़ा चेंज करेंगे। जब हम इसमें चेंज करेंगे तो ये डेल्टा एस है, इसमें चेंज होगा तो इसकी हेल्प और एनर्जी में भी चेंज होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो ये वाला उतार लेंगे ना, तो यहाँ पे लिखो आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर
रिस्पेक्ट टू हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। यानी इस वाले प्रोसेस के अंदर यहाँ से जब हम इनिशियल से फाइनल स्टेज पे आए हैं तो अपनी एंट्रोपी में चेंज हुआ है, तो उसके साथ में हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में भी चेंज हुआ है। चेंज को हम डायरेक्ट इस वाली इक्वेशन से लिख देंगे। तो देखिए इसमें चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, तो इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस में डेल्टा एस इज इक्वल टू, इसमें चेंज हुआ है यानी ये एस माइनस एस में है, यहाँ पे ए माइनस एस से यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन हमने पूरे इक्वेशन को देखना है टेम्परेचर और किसके रिस्पेक्ट में है प्रेशर यहाँ से पहुँचते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें इसको इक्वेशन को निकाल देंगे 8 निकल नंबर, ठीक है। अब हमें समीकरण नंबर 7 में डेल्टा एस की जगह समीकरण नंबर 8 से डेल्टा एस की वैल्यू रखनी, वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी माइनस में आएगी, क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू रखनी है तो ये माइनस इसका रह जाएगा, फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई में तो ये प्लस हो जाएगी। तो लिखिए आप फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड समीकरण नंबर 7 और 8 से ये समीकरण से ये बन के आएगी अपनी डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में इसमें साथ में वो लिखा गया, हाँ टी, ये वाला टी लिखा है साथ में, फिर डेल्टा एस की वैल्यू रखेंगे प्लस में टी और डेल्टा एस की वैल्यू रखेंगे समीकरण नंबर 9, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है वो हेल्महोल्ट्ज गिब्स हेल्महोल्ट्ज की सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ डेल्टा जी था, बाकी सेम थी, और दूसरे वाले में यहाँ पे डेल्टा ए है, इसमें भी डेल्टा यू है, डेल्टा एच है। जी इज इक्वल टू यू माइनस टी एस से लिखा था, एच माइनस एच था, वहाँ पे थी एम्पियर की और यहाँ पे है इंटरनल एनर्जी। तो उस इक्वेशन से हम डेल्टा जी और डेल्टा एच में रिलेशन ज्ञात किया था, इसमें कौन सा मिलेगी डेल्टा ए और डेल्टा बी, इसको लिख लो सेकंड इक्वेशन ऑफ second equation of this Helmholtz equation, और इस वाली इक्वेशन से हम हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और इंटरनल एनर्जी में जो आपस में रिलेशन होता है उसको ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में चेंज डेल्टा ए और इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा यू में रिलेशन को बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट एक टॉपिक बच रहा है importance of last topic है importance of, इसमें दो इक्वेशन का डेरिवेशन मतलब 4 या 5 थे ना, तो 2 का ही करना है इसमें। हाँ 2 ही थी, एक तो गिब्स वाली थी, एक हेल्महोल्ट्ज वाली थी, वो इधर एनर्जी वाली और इधर वाली थी। importance of गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, importance of Gibbs Helmholtz equation। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंस तो ये कि इन वाले समीकरणों की सहायता से रासायनिक क्रिया को प्रेरित करने वाला जो बल है उसके बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा जी
इसका मतलब क्या होगा हमें? जीरो का मतलब और माइनस का और प्लस का। जीरो का मतलब होता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था में होती है तो ये जीरो आता है, नेगेटिव आती है तो इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्वतः अभिक्रिया अपने आप होती है, वहां से कोई बल नहीं लगाना पड़ता। और जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी अस्वतः अभिक्रिया। ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू तो हम पीछे जो इक्वेशन जिसमें डेल्टा जी था पहले जो भी सेवन मोल्स थी, तो उसमें जो साइन आएगा उसके बेस पे हम बता सकते हैं उसकी वैल्यू। पूरी जो टोटल कैलकुलेट करने के बाद जीरो आ रही है, नेगेटिव आ रही है या प्लस में आ रही है, उसके बेस पे हम रासायनिक अभिक्रिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है जो गिव्स फ्री एनर्जी है जी, उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, उसके बारे में भी हम इन वाली इक्वेशन से बता सकते हैं। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गिव्स फ्री एनर्जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गिव्स फ्री एनर्जी। ये वाला भी हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरा वाला जब हमें इनके मान पता हो, जैसे पीछे वाले इक्वेशन में डेल्टा जी था और यहाँ पे डेल्टा एच था, तो डेल्टा जी का मान पता होगा, ये पता है तो इस वाले को ज्ञात कर सकते हैं। वैसे डेल्टा ए पता हो तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं जब हमारे पास में डेल्टा जी और डेल्टा ए इनकी वैल्यू हो तो हम डेल्टा एच और डेल्टा ए को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीनों इनकी इंपॉर्टेंस है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की। ये इसका लास्ट टॉपिक था इस वाले यूनिट का। ठीक है, दो एनर्जी थी, साथ में इनकी ये इक्वेशन की इंपॉर्टेंस है।